हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 ठोस अवस्था, और ठोस अवस्था के अंदर हमने ठोस किसे कहते हैं, ठोस के प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, इनके प्रमुख अभिलक्षण क्या है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था कल की क्लास में। एक छोटी सी क्लास पढ़ी थी हमने केवल, जिसमें हमने केवल बेसिक डिटेल्स पढ़ी थी, जिसके अंतर्गत मैं थोड़ा सा वापस रिपीट कर देता हूँ कि हमने उसमें क्या क्या पढ़े थे। तो देखो, जो ठोस होते हैं उनके आकार, आयतन और द्रव्यमान क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इसके अतिरिक्त ठोस पदार्थों में जो अवयवी कण होते हैं उनमें अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल होता है, अर्थात उनके मध्य दूरियां जो होती है बहुत कम होती है। दूरियां कम होगी तो अवयवी कणों में, तो उसकी वजह से क्या होगा, उनमें आकर्षण बल क्या रहेंगे, प्रबल रहेंगे। और ये कठोर होते हैं, असंपीड्य होते हैं, यानी दबाने पर दबते नहीं है। तो ये सामान्य गुण है। इसके अतिरिक्त इनमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं पाई जाती है, इनमें केवल और केवल कंपन ऊर्जा पाई जाती है, अर्थात ये अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर केवल और केवल कंपन गति कर सकते हैं। ये ठोसों के क्या थे, गुण थे। इसके अलावा इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, इनके घनत्व भी उच्च होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनमें एक से अधिक मुक्त सतहें पाई जाती है। यानी सतह, जिस सतह को ठोस की टच करते हैं तो उसमें एक से ज्यादा ही पाई जाएगी। किसी भी ठोस को आप चाहो तो टच करके देख, मुक्त सतहों की संख्या हमेशा क्या होती है, एक से अधिक होती है। ये समस्त अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में हमने कल बात की थी, और आज हम इनके प्रकारों के बारे में बात करेंगे। तो उनके बाद में, अभिलाक्षणिक गुणों के बाद में आप एक स्टार पॉइंट लिखेंगे, लिखो, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, लिखो, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस पदार्थों को दो भागों में विभक्त किया गया है। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस पदार्थों को दो भागों में विभक्त किया गया है। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस पदार्थों को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, इंग्लिश में बोले तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस, यानी एमोर्फस सॉलिड, या इसी का दूसरा नाम है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। लो भाई, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस दोनों के नाम लिख लें, फिर हम इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर लिख लें दोनों के नाम, और फर्स्ट हेडिंग डाल लें क्रिस्टलीय ठोस। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, यानी ये किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं किसी क्रिस्टल के अंदर, अवयवी कण, उसके आधार पर इन्हें दो भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। देखो, क्रिस्टलीय ठोसों की बात करेंगे हम। सबसे पहले हेडिंग डालें आप क्रिस्टलीय ठोस, हेडिंग डाल लें भाई क्रिस्टलीय ठोस। देखो, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये वाले ठोस लघु क्रिस्टलों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। यानी छोटे छोटे अवयवी कण, छोटे छोटे क्रिस्टल पास पास व्यवस्थित रहते हैं और एक बड़ा क्रिस्टल बनाते हैं। ऐसे ठोस क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। जैसे चीनी, शक्कर जो होती है एक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल आपस में मिलकर एक बड़े क्रिस्टल का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें अवयवी कणों की व्यवस्था का कोई सुव्यवस्थित क्रम नहीं होता है, बिखरे हुए रहते हैं, कोई सुव्यवस्थित तरीके से अरेंज नहीं रहते, उन्हें कहते हैं हम अक्रिस्टलीय ठोस। तो पहले हम क्रिस्टलीय ठोस के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में लिखेंगे।
उसके पश्चात अक्रिस्टलीय ठोस के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में लिखेंगे। फिर हम एक टेबल बनाएंगे अंतर वाली, जिसमें जो प्रमुख प्रॉपर्टीज होती है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, उन प्रॉपर्टीज के बारे में व्याख्या करेंगे। ठीक, तो क्रिस्टलीय ठोस को सबसे पहले तो आप स्टार पॉइंट बना करके ये पहला बिंदु लिख दो, स्टार पॉइंट बनाओ। ऐसे ठोस लिखो, इसमें ऐसे ठोस लघु क्रिस्टलों की, ऐसे ठोस लघु क्रिस्टलों की अत्यधिक संख्या से भरे होते हैं। ऐसे ठोस लघु क्रिस्टलों की अत्यधिक संख्या से भरे होते हैं, जिनमें प्रत्येक का एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, जिनमें प्रत्येक का एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। अतः इन्हें वास्तविक ठोस भी कहते हैं। ऐसे ठोस लघु क्रिस्टलों की अत्यधिक संख्या से भरे होते हैं, जिनमें प्रत्येक का यानी प्रत्येक लघु क्रिस्टल का एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। अतः इन्हें क्या कहा जाता है? वास्तविक ठोस। वास्तविक का मतलब ट्रू सॉलिड, कहने का मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई आभास नहीं होता है कि ये ठोस जैसा आभास हो रहा हो, नहीं, 100% क्या है, ये ट्रू सॉलिड्स हैं। क्यों है? क्योंकि छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स हैं, जैसे एक क्रिस्टल, ये दूसरा क्रिस्टल, ये तीसरा क्रिस्टल, ये चौथा क्रिस्टल, मान लो ये एक बड़ा क्रिस्टल था, तो इनमें फंसे हुए होते हैं छोटे छोटे लघु क्रिस्टल इस तरह। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं इनको? वास्तविक ठोस। क्यों? क्योंकि इनकी प्रत्येक लघु क्रिस्टल का एक निश्चित क्या है? ज्यामितीय आकार है। समझ में आ गया ये बिंदु? ये बिंदु सभी को क्लियर है क्या? ठीक, सेकंड पॉइंट, सेकंड स्टार पॉइंट लिखेंगे। इन ठोसों में अवयवी कणों का एक सुव्यवस्थित क्रम होता है। इन ठोसों में अवयवी कणों का एक सुव्यवस्थित क्रम होता है। इन ठोसों में अवयवी कणों का एक सुव्यवस्थित क्रम होता है, जिसे दीर्घ परासरी व्यवस्था कहते हैं। इन ठोसों में अवयवी कणों का एक सुव्यवस्थित क्रम होता है, जिसे कौन सी व्यवस्था कहते हैं? दीर्घ परासरी। लिख लें इस लाइन को, दीर्घ परासरी व्यवस्था कहते हैं। तो देखो, दीर्घ परासरी का मतलब होता है अणुओं का एक नियमित क्रम, नियमित यानी व्यवस्थित क्रम, और वो हमने देखा है व्यवस्थित ही होते हैं भाई क्रिस्टलीय ठोसों। तो इसको नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? दीर्घ परासरी व्यवस्था, इस सुव्यवस्थित क्रम। तो इसी के आगे लिख देंगे अर्थात, इसी में आगे लिख देंगे अर्थात कणों की व्यवस्था का क्रम नियमित होता है। अर्थात कणों की व्यवस्था का क्रम नियमित होता है। अर्थात कणों की व्यवस्था का क्रम
नियमित होता है। तो दो बातें समझ में आ गई है यहाँ पर। पहली बात कि लघु क्रिस्टलों से मिलकर के बनते हैं, इसलिए एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है और इन्हें वास्तविक ठोस भी कहते हैं। दूसरी बात, जो इनका ये नियमित पैटर्न है, इससे एक नाम दिया गया है जिसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ पराशरी व्यवस्था। ये दोनों बिंदु क्रिस्टलीय ठोसों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट। दोनों कंप्लीट हो गए, दोनों बिंदु कंप्लीट। तीसरा बिंदु लिखेंगे, स्टार पॉइंट बनाएंगे, तीसरा स्टार पॉइंट। इन्हें तेज धार वाले औजार से काटने पर, इन्हें तेज धार वाले औजार से काटने पर यह नियमित सतह वाले टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। इस गुण को विदलन गुण कहा जाता है। यह गुण विदलन गुण कहलाता है। यानी क्रिस्टलीय ठोसों में विदलन गुण भी पाया जाता है। विदलन यानी क्लीवेज, ये आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, क्लीवेज वर्ड, विदलन शब्द विदलन गुण कहलाता है। ये क्या चीज, जैसे मान के चलो ये कोई क्रिस्टलीय ठोस है, ये क्या है, कोई क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होती है, सुव्यवस्थित, यानी नियमित पैटर्न में पाया जाता है। अभी हमने देखा था, ठीक। अब देखो, मैंने इस क्रिस्टलीय ठोस को किसी तेज धार वाले औजार से यहां से कट कर दिया। यहां से कट करूंगा तो क्या होगा, ये उबड़ खाबड़ सतह से नहीं कटेगी, नियमित सतह से कटेगी। यानी इसके अगर मैं यहां से कट करूंगा तो यहां से कट करने पर एकदम प्लेन सतह यहां पर मुझे मिलेगी। ये इस तरह से कटेगा इधर वाला टुकड़ा तो, और ये इधर वाला टुकड़ा इस तरह से कटेगा, एकदम नियमित सतह के रूप। समझ में आ रही है क्या बात, कि जब इन ठोसों को किसी तेज धार वाले औजार से काटा जाता है, काटने पर ये नियमित सतह वाले टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। अर्थात अगर यहाँ से काटने पर ये इस तरह से ये उबड़ खाबड़ तरीके से ये इस तरह से विभक्त होते, समझो आप, इस तरह से विभक्त होते तो फिर ये क्रिस्टलीय ठोस नहीं होते। मगर ये इस तरह से विभक्त नहीं होते, ये इस तरह से विभक्त होते हैं कि नियमित सतह पाई जाती है। ये किसमें होता है, अक्रिस्टलीय ठोसों में होता है। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया क्या, बोलो। यह बिंदु क्लियर है क्या, ठीक। अगला बिंदु लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्रिस्टलीय ठोस में लिखो, इनका गलनांक निश्चित होता है, इनका गलनांक निश्चित होता है, अतः इनका शीतलन वक्र, अतः इनका शीतलन वक्र असतत प्राप्त होता है। इनका गलनांक निश्चित होता है, अतः इनका शीतलन वक्र असतत प्राप्त होता है। अतः इनका शीतलन वक्र असतत प्राप्त होता है। इनका गलनांक निश्चित होता है, अतः इनका शीतलन वक्र असतत प्राप्त होता है। अर्थात ये एक निश्चित ताप पर पिघलते हैं, अर्थात ये एक निश्चित ताप पर पिघलते हैं, अर्थात ये एक निश्चित ताप पर पिघलते हैं तथा
तथा जब तक पूरा पदार्थ पिघल नहीं जाता है, तथा जब तक पूरा पदार्थ पिघल नहीं जाता है, तथा जब तक पूरा पदार्थ पिघल नहीं जाता है, तब तक ताप स्थिर रहता है। जब तक पूरा पदार्थ पिघल नहीं जाता है, तब तक ताप स्थिर रहता है। तब तक ताप स्थिर रहता है। इसी प्रकार यदि पिघले हुए पदार्थ को इसी प्रकार यदि पिघले हुए पदार्थ को ठंडा किया जाए तो इसी प्रकार यदि पिघले हुए पदार्थ को ठंडा किया जाए तो एक निश्चित ताप पर पिघले हुए पदार्थ को ठंडा किया जाए तो एक निश्चित ताप पर वह जमने लगता है। ठंडा किया जाए तो एक निश्चित ताप पर वह जमने लगता है। एक निश्चित ताप पर वह जमने लगता है और जब तक पूरा जम ना जाए और जब तक पूरा जम ना जाए ताप स्थिर रहता है और जब तक वह जम ना जाए ताप स्थिर रहता है। थ्योरी लिख ली क्या भाई? थ्योरी सबने लिख ली कंप्लीट? यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको प्यार से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, यहाँ पर निगाह रखते हुए। देखो हमने लिखा है कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनके गलनांक क्या है? निश्चित है। इसी वजह से इनका जो शीतलन वक्र है, शीतलन वक्र का मतलब इनको ठंडा करने पर जो वक्र प्राप्त हो, शीतल करने पर, ठंडा करने पर, तो वो क्या प्राप्त होता है? असतत। सतत और असतत में अंतर क्या है वो बता देता हूँ। देखो ये होता है सतत, इसे क्या कहते हैं अपन? सतत। यानी एक सीधी रेखा में ये वही टेम्परेचर, सॉरी ये समय और ये ताप, यानी समय के साथ ताप में कमी करने पर, समय के साथ ताप में कमी करने पर क्या हो? यह एक निश्चित रूप से क्या हो? निश्चित क्रम में ही व्यवस्थित रूप से हमें दिखाई दे। लेकिन ये तो कहलाता है सतत। असतत का मतलब क्या है? देखो यहां से ताप क्रम में कमी की गई, ताप में कमी करने पर ये क्या हो रहा है? डाउन जा रहा है। फिर क्या हो रहा है? स्थिर रह रहा है। फिर क्या हो रहा है? वापस डाउन जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि असतत का मतलब क्या है और सतत का मतलब क्या है। तो इसका अर्थ तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सतत और असतत में क्या अंतर है। तो देखो यहाँ पर मैंने मान लिया है, यहाँ पर द्रव अवस्था लिक्विड और यहाँ मान लिया मैंने ठोस अवस्था यानी सॉलिड। सतत से मतलब नहीं है हमको मतलब किससे? असतत से। इसलिए मैं सतत वाले वक्र को हटा रहा हूं। अब समझे आप बात को। कोई क्रिस्टलीय पदार्थ था, उस क्रिस्टलीय पदार्थ का गलनांक क्या होगा? निश्चित। इसलिए उसका शीतलन वक्र क्या होगा? असतत। यानी इस तरह। कहने का मतलब जब किसी ठोस पदार्थ को क्या किया जाता है, किसी ठोस पदार्थ पर ताप बढ़ाया जाता है, ये लो ठोस पदार्थ था, ताप बढ़ाया गया है, ताप बढ़ाने पर वो इस बिंदु पर पहुंच, इस बिंदु से इस बिंदु तक उसका ताप क्या रहेगा? स्थिर। और यही मैंने आपको लिखा है कि जब तक कोई ठोस पदार्थ का जब ताप बढ़ाया जाए तो ताप बढ़ाने पर जब तक वो पूरा पिघल ना जाए तब तक ताप क्या रहता है? स्थिर रहता है। यानी ये वाली कंडीशन आती है। और फिर पिघल गया हो तो वो क्या हो जाता है? उसका ताप परिवर्तित हो जाता है, यानी ये वापस ऊपर चला जाता है। और जब किसी द्रव पदार्थ को शीतलित किया जाए यानी उसको ठंडा किया जाए, तो ठंडा करने पर एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट तक ये ताप क्या रहेगा? वापस स्थिर रहेगा और फिर वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। यानी शीतलन वक्र इस प्रकार का प्राप्त होता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर
यहाँ दोनों पॉइंट पर सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों अवस्थाएं विद्यमान रहती है, यानी यहाँ से यहाँ तक जहां ताप स्थिर है इस पॉइंट पर सॉलिड भी उपस्थित है और लिक्विड भी उपस्थित है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से ना तो पिघला हुआ है ना पूर्ण रूप से जमा। ये खासियत होती है क्रिस्टलीय ठोसों की, इसीलिए इनका शीतलन वक्र इस प्रकार से असतत प्राप्त होता है। ये ग्राफ समझ में आ गया क्या? बोलो। इसका एक उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण लिखो इस ग्राफ का, एक लेता हूं मैं, ले चीनी लिखो। चीनी एक निश्चित ताप पर पिघलती है, चीनी एक निश्चित ताप पर पिघलती है, चीनी एक निश्चित ताप पर पिघलती है। इसका गलनांक 458 केल्विन होता है। इसका गलनांक 458 केल्विन होता है। इसका गलनांक 458 केल्विन होता है। अर्थात 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 458 केल्विन ताप से नीचे, अर्थात 458 केल्विन ताप से नीचे, 458 केल्विन ताप से नीचे यह पूर्ण ठोस होती है। 458 केल्विन ताप से नीचे यह पूर्ण ठोस होती है तथा 458 केल्विन ताप से अधिक, तथा 458 केल्विन ताप से अधिक ताप पर, 458 केल्विन ताप से अधिक ताप पर पूर्णतः द्रव अवस्था में आ जाती है। 458 केल्विन ताप से अधिक ताप पर पूर्णतः द्रव अवस्था में आ जाती है। 458 केल्विन ताप से अधिक ताप पर पूर्णतः द्रव अवस्था में आ जाती है। कंप्लीट। चलो इस उदाहरण को इस ग्राफ में रख लेते हैं। चीनी की बात कर रहे हैं, ठोस थी चीनी, ताप बढ़ाया गया उसको द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए, ताप बढ़ा रहे हैं अपन। चीनी की पोजीशन यहाँ थी, ताप बढ़ाया गया, यहाँ आ गया 458 केल्विन ताप। देखो इस पोजीशन पर क्या आ गया, 458 केल्विन ताप। 458 यहाँ से यहाँ तक ये क्या रहती है, स्थिर रहती है। हाँ अभी बनाएंगे, अभी समझ लो पहले एक बार। 458 केल्विन ताप पर ये क्या है, देखो स्थिर है। और जैसे ये द्रव अवस्था में बदलती है, इससे जस्ट अबव यानी ताप बढ़ा तो ये पूर्णतः किसमें आ गई, द्रव अवस्था में आ गई, द्रव अवस्था में आ जाती। तो 458 से जस्ट नीचे पूर्णतः ठोस, 458 से जस्ट ऊपर पूर्णतः द्रव, और 458 पर यह क्या रहता है, ताप स्थिर इतनी देर। समझ में आ गया क्या ग्राफ और शीतलन वक्र? बोलो। इसका अर्थ समझ में आ गया क्या कि शीतलन वक्र असतत वक्र ये क्यों बनता है, किस लिए? बोलो। ठीक, ये इसके प्रमुख बिंदु थे, और जो अन्य बिंदु हैं उन सबको हम आगे जो टेबल बनाएंगे वहां पर लिखेंगे। ये प्रमुख बिंदु थे जहां से क्वेश्चन भी पुट हो सकते थे लैंग्वेज वाले, इसलिए मैंने इन सबको यहाँ पर लिखा दिया है आपको। और उनकी उदाहरण ग्राफ बना लो भाई, ग्राफ नोट कर लें इसका। हाँ ग्राफ बना लीजिए। ताप और समय के परिप्रेक्ष्य में ग्राफ है।
हो गया? ठीक, अगला अगला स्टार पॉइंट लिखेंगे। अगला स्टार पॉइंट लिखो। इनका आकार निश्चित होता है, और वो होता है भाई, ये भी हमने थोड़ी देर पहले पहला पॉइंट ही देख लिया था। इनका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। गलन ऊष्मा निश्चित होती है। लिख दो, गलन ऊष्मा कैसी होती है? निश्चित होती है। देखो, गलन ऊष्मा का मतलब आप सब समझते हैं, कोई ठोस है उसको हमने पिघलाया, कोई ठोस को पिघलाने पर जो ऊष्मा में परिवर्तन होता है, ऊष्मा रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, उस ऊष्मा का मान क्या होता है? निश्चित होता है। ऐसा नहीं है कि बदलता रहता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती है। उसमें किसी अक्रिस्टलीय ठोस को पिघलाने पर उसमें ऊष्मा का मान क्या होता है? परिवर्तित होता है। कभी ज्यादा मात्रा में निकलती है, कभी कम मात्रा में निकलती है, कोई फिक्सेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका आकार भी निश्चित है और इनका गलनांक भी निश्चित है। और जिनका गलनांक निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, उनको ताप देने पर उनके ताप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। वो निश्चित ताप पर पिघलते हैं और निश्चित ताप पर जमते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि गलन ऊष्मा इनकी निश्चित होती है। क्लियर है भाई सबको? और लास्ट पॉइंट, ये ठोस विषमदेशिक होते हैं। लिख दो, ये ठोस कैसे होते हैं? विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। ये ठोस विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। ये ठोस कैसे होते हैं? विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। इसका अर्थ अभी लिखेंगे। देखो, अर्थात विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं, अर्थात भौतिक गुणों का मान सभी दिशाओं में एक समान प्राप्त नहीं होता। अर्थात भौतिक गुणों का मान सभी दिशाओं में एक समान प्राप्त नहीं होता है। भौतिक गुण का मतलब है जैसे अपवर्तनांक। भौतिक गुण क्या क्या होते हैं? जैसे अपवर्तनांक ले लें, ऊष्मा ले लें, चालकता ले लें आदि। ये सब क्या है? भौतिक गुण। तो देखो, इसको समझेंगे एक बार, फिर वैसे अलग से पढ़ाऊंगा मैं आपको समदेशिकता और विषमदेशिकता, वहां से प्रश्न पूछा जाता है इसलिए, पर फिर भी यहाँ हम पॉइंट पढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ समझना जरूरी है। समझो एक बार और, क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? वे विषमदेशिक। इसका मतलब क्या है? क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, हमने देखा है। तो जो भौतिक गुण है उनका मान सभी दिशाओं में एक समान अगर प्राप्त हो जाए तो उसको समदेशिक कहते हैं। और एक दिशा समान प्राप्त नहीं, सभी दिशाओं में एक जैसा प्राप्त ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं? विषमदेशिक कहते हैं। समझना इस बात को। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ विषमदेशिक का। मैंने यहाँ पर ये अलग अलग अवयवी कण ले लिए, ठीक। चलो, मैंने धनायन और ऋणायन का एक क्रिस्टल लिया। चलो, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, और एक और ले लेते हैं। चलो,
माइनस प्लस माइनस प्लस। मुझे बताओ ये जो क्रिस्टल बना हुआ है, क्या ये क्रिस्टल का एक सुव्यवस्थित क्रम है? बोलो, क्या यह क्रिस्टल का एक सुव्यवस्थित क्रम है? क्या क्रिस्टल व्यवस्थित क्रम में जमा हुआ है? तो क्या इसे हम क्रिस्टलीय ठोस कह सकते हैं क्या? कहो भाई, अगर ये सुव्यवस्थित है तो क्या मैं इसे क्रिस्टलीय ठोस कह सकता हूं? ठीक, अब देखो, मैंने कोई अक्ष भौतिक गुण अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए मैंने कोई भौतिक गुण की कोई दिशा गुजारी। चलो मैंने ये वाली यहां से ये दिशा गुजारी, ठीक, मैंने किरण मान लिया इसको एक्स वाई किरण। इस एक्स वाई किरण को मैंने यहां से गुजारा, गुजारने पर मुझे दिख रहा है कि इस लाइन के इधर माइनस प्लस आ रहा है, इधर प्लस माइनस आ रहा है, यानी भौतिक गुणों के मान इस क्रम में है, ओड क्रम में, प्लस माइनस है भाई, ओड क्रम में। अब मैंने एक और किरण गुजारी किसी और भौतिक गुण के मान के लिए, ठीक, तो एक और किरण मैंने ये वाली गुजार दी यहां से, ये लो भाई, किरण नाम दे दिया मैंने ए बी किरण। देखो ये अलग दिशा है, इस दिशा में अलग मान आएगा, इस दिशा में अलग मान आएगा, कैसे देखना, इस दिशा में गुजारने पर प्लस माइनस मिल रहा था, और इस दिशा में गुजारने पर प्लस 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 माइनस। तो देखो आप, भौतिक गुणों के मान इस दिशा में अलग प्राप्त हो रहे हैं, इस दिशा में अलग प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए क्रिस्टलीय ठोसों को विषम देशिक कहा जाता है, क्योंकि सभी दिशाओं में मान भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहे हैं। समझ में आ गया क्या? बोलो, ये उदाहरण जो मैंने समझाया है आपको, क्या ये सभी को समझ में आ गया? दोबारा दोबारा देख लो भाई, दोबारा समझेंगे। हम बात कर रहे हैं क्रिस्टलीय ठोसों की। क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित ज्यामितीय क्रम होता है अवयवी कणों का, जो हमने निश्चित ज्यामितीय कण बना लिया। ये है, ये जुड़े हुए हैं भाई सभी, ये क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारे के सारे आयन, तभी तो निश्चित व्यवस्थित क्रम है। इस निश्चित व्यवस्थित क्रम में हमने देखा कि हमने यहां से एक अक्ष गुजारी एक्स वाई, इस दिशा में गुजारी, इस दिशा में गुजारने पर इनके जो भौतिक गुण थे, अपवर्तनांक, चालकता या ऊष्मा, इन सबके मान हमने देखे यहाँ पर। तो यहाँ किस प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ इनका जो अवयवी कणों का जो क्रम आ रहा है वो आ रहा है माइनस प्लस प्लस माइनस, यानी ओड क्रम आ रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, इसके सहारा। लेकिन जब हमने दिशा परिवर्तित की, हमने ए बी किरण गुजारी, ए बी किरण जब हमने गुजारी, गुजारने पर इनका जो क्रम आ रहा है, देखो प्लस 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 एक तरफ, माइनस एक तरफ, तो इस दिशा में अलग मान प्राप्त हो रहा था एक्स वाई दिशा में, और ए बी दिशा में अलग मान प्राप्त हो रहा है। अगर सभी दिशाओं में समान मान प्राप्त हो जाए तो उसे कहते हैं समदेशिक, और सभी दिशाओं में समान मान प्राप्त ना हो उसे कहते हैं विषम देशिक। और यह एक स्टेट ठोस था जहां इस दिशा में अलग मान, इस दिशा में अलग मान, अतः हम इसे क्या कहते हैं, विषम देशिक प्रवृत्ति। अब आ गया क्या समझ में? बोलो, ठीक ठीक। इस उदाहरण को, मतलब जो डायग्राम है तो मैं अलग से बनवाऊंगा बाद में, जब दोनों में अंतर लिख पाऊंगा ना, समदेशिकता और विषमदेशिकता में, वहां बनाएंगे। अभी समझने के लिए था, आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। ठीक, उदाहरण लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के, किसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। उदाहरण लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के, उदाहरण लिखो, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्वार्ट्ज धातुएं, सोडियम क्लोराइड, क्वार्ट्ज धातुएं, अधात्विक तत्व जैसे
अधात्विक तत्व जैसे सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन आदि, ये सब किसके उदाहरण हैं? क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त जिंक सल्फाइड ZnS और नैप्थलीन, जिंक सल्फाइड, नैप्थलीन, बेंजोइक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट के NO3 आदि हैं। बस काफी। इसके अतिरिक्त जिंक सल्फाइड, नैप्थलीन, बेंजोइक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट के NO3 आदि सब किसके उदाहरण हैं? इसलिए ठोसों के उदाहरण हैं। इन सब में जितनी भी प्रॉपर्टीज की अपन ने, वो समस्त प्रॉपर्टीज इन सभी उदाहरणों में पाई जाती है। दूसरा हेडिंग डालेंगे इसके बाद अब अक्रिस्टलीय ठोस, अमोर्फस सॉलिड या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, हेडिंग डाले भाई। हेडिंग डालो अक्रिस्टलीय ठोस, और इसमें जस्ट उसका उल्टा चलेगा। जो जो चीजें उसके लिए हमने दिखी क्रिस्टलीय ठोस के लिए, उसकी अपोजिट चीजें कहाँ मिलेगी हमको? अक्रिस्टलीय ठोसों में मिलेगी। मगर उनको लिखना तो है, तो लिखेंगे, स्टार पॉइंट बनाओ। पहला स्टार पॉइंट अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों का निश्चित ज्यामितीय क्रम नहीं होता है। ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों का कोई निश्चित ज्यामितीय क्रम नहीं होता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। निश्चित ज्यामितीय क्रम नहीं होता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। यह इसकी परिभाषा हो गई भाई। निश्चित ज्यामितीय क्रम नहीं होता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। कहने का मतलब अव्यवस्थित रहते हैं। पिछले ठोसों में हमने कहा था व्यवस्थित क्रम होता है, व्यवस्थित ज्यामिति होती है, व्यवस्थित आकार होता है, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्थित नहीं होता है, बिखरे हुए रहते हैं। लघु क्रिस्टल मर्जी पड़े जहां अरेंज हो जाते हैं, कोई फिक्सेशन नहीं। क्लियर? दूसरा बिंदु लिखेंगे, इन ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था लघु परासरी होती है। इन ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था लघु परासरी होती है। इन ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी होती है? लघु परासरी होती है। वहां हमने लिखा था दीर्घ परासरी। दीर्घ परासरी का मतलब है हमको पूरे के पूरे क्रिस्टल जालक में क्या होता है? व्यवस्थित क्रम देखने को मिलता है। जबकि लघु परासरी का मतलब क्या है कि कुछ देर तक ही व्यवस्थित क्रम दिखाई दे सकता है, उसके बाद में पूरा अव्यवस्थित क्रम दिखाई देने लगता है। इसे कहते हैं हम लघु परासरी। दीर्घ परासरी का मतलब पूरे क्रिस्टल जालक में ही क्या रहेगा? पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित हमको अवयवी कण मिलेंगे। और लघु परासरी का मतलब संभावना है कि कुछ देर तक मिले व्यवस्थित, उसके बाद में कंप्लीटली इम्बैलेंस यानी अव्यवस्थित क्रम दिखाई देता है। इसे कहते हैं लघु परासरी। इस वर्ड का मतलब समझ में आ गया क्या?
बोलो। इस वर्ड का मतलब समझ में आ गया क्या, लघु पराशरी का? ठीक, लिख देंगे नीचे। अर्थात इस व्यवस्था में, अर्थात इस व्यवस्था में नियमित क्रम, अर्थात इस व्यवस्था में नियमित क्रम अल्प दूरी तक ही देखा जाता है। अर्थात इस व्यवस्था में नियमित क्रम, किसका नियमित क्रम? अब ये भी कहो, इस व्यवस्था में नियमित क्रम अल्प दूरी तक ही देखा जाता है, अल्प दूरी तक ही देखा जाता है। ये बिखरे हुए होते हैं। नियमित क्रम अल्प दूरी तक ही देखा जाता है, ये बिखरे हुए होते हैं तथा इनका व्यवस्था क्रम अनियमित होता है। ये बिखरे हुए होते हैं तथा इनका व्यवस्था क्रम अनियमित होता है। व्यवस्था क्रम अनियमित होता है। अतः इन्हें आभासी ठोस भी कहते हैं। अतः इन्हें आभासी ठोस भी कहते हैं। लिख लिया भाई? लिख लिया क्या? व्यवस्था कैसी है? लघु पराशरी, यानी अल्प दूरी तक ही हमको नियमित क्रम देखने को मिलता है और ये बिखरे हुए होते हैं। व्यवस्था क्रम अवयवी कणों के मध्य व्यवस्था क्रम अनियमित होता है, इसलिए आभासी ठोस, आभासी का मतलब स्यूडो, यानी ठोस होने का केवल और केवल आभास होता है, क्योंकि ठोसों में इस प्रकार के गुण देखने को नहीं मिलते। व्यवस्थित होते हैं ठोस, हम जानते हैं कि ठोस को काटोगे तो दो समान टुकड़ों में विभक्त होना चाहिए, लेकिन ये वो वाला ठोस नहीं है जो समान टुकड़ों में विभक्त हो। ये कौन सा ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस। और अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसे ही गुण देखे जाते हैं, इसलिए इन ठोसों को आभासी ठोस भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक और लिख लें, तथा इन्हें अति शीतित द्रव भी कहते हैं। ये बात भी लिख लो भाई, तथा इन्हें अति शीतित द्रव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, इनको हम बाद में क्वेश्चन के रूप में लिख लेंगे, अभी समझा देता हूं बस अति शीतित द्रव का मतलब क्या है। तथा इन्हें अति शीतित द्रव भी कहते हैं। किसको? अक्रिस्टलीय ठोस। क्यों कहते हैं समझेंगे। देखो, आपने देखा होगा जो पुरानी बिल्डिंग होती है, पुरानी इमारतें होती है, उनमें जो कांच लगे हुए होते हैं, उन कांचों पर जब ताप की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है गर्मी के दिनों में, उन कांचों को अगर हम देखेंगे दूर से तो देखेंगे पर हमें ऐसे प्रतीत होते हैं कि कांच पिघल पिघल करके नीचे की तरफ आ रहा हो। हमें कैसा प्रतीत होता है कि गर्मी के दिनों में वो कांच पिघल रहा हो और पिघल करके वो कहाँ आ रहा हो, नीचे की तरफ आ रहा हो। और ऐसा वास्तव में होता भी है। जब आप लंबे समय तक कांच को ताप के प्रभाव में रखोगे तो उन कांचों का, जैसे कोई कांच है, इसका ऊपरी सिरा तो हल्का हल्का पतला होता जाता है और निचला सिरा इसका मोटा होता जाता है। ऐसा भी देखने को मिलता है पुरानी इमारतों में, पुरानी बिल्डिंगों में जब ताप बढ़ाया जाता है तब। कहने का मतलब इन ठोसों में द्रव होने का गुण हमको दिखाई देता है, क्योंकि पिघलता हुआ दिखाई देगा, पिघलता हुआ नजर आएगा, तभी इसको कैसा लगेगा कि यह द्रव पदार्थ की तरह व्यवहार कर रहा है। मगर इस द्रव में जो बहने का गुण पाया जाता है उस तरह से नहीं बहते हैं, उनकी तुलना में यह 0.00001% ही बहते हैं, यानी इनमें बहने का गुण बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। जबकि द्रव तो बहुत तीव्र गति से बहते हैं, हम जानते हैं
अभी बरसात का मौसम है तो द्रव का बहना आप सबने देख लिया होगा किस तरह से बहता है, लेकिन हम अक्रिस्टलीय ठोसों की बात कर रहे हैं। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है एक कांच, और कांच पर जब ताप बहुत अधिक हो जाता है तो वह हमको द्रव की भांति हल्का हल्का बहता हुआ प्रतीत होता है, और ऐसा हमें पुरानी इमारतों में, पुराने खिड़कियां या दरवाजों में देखने को मिलता है। समझ में आ गई क्या बात कि क्यों इसको अति शीतित द्रव भी कहा जाता है? बोलो, क्या ये बात क्लियर है? इसको मैं बाद में क्वेश्चन के रूप में इसका आंसर लिखा दूंगा आप लोगों को कि क्यों कहते हैं। आंसर तो यही है कि इनमें भी द्रव की भांति प्रवाह का गुण पाया जाता है, इसलिए अति शीतित द्रव के। दोबारा सुन लो, पूरा पॉइंट दोबारा सुन लो। इसलिए ठोसों की व्यवस्था कैसी होती है? लघु पराशरी, यानी अल्प समय तक व्यवस्थित क्रम मिलेगा, उसके बाद में अनियमित क्रम हो जाता है, बिखरे हुए हो जाते हैं, व्यवस्था क्रम अनियमित होता है। इसीलिए ठोस होने का केवल आभास होता है, पूर्ण रूप से ठोस नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए आभासी ठोस भी कहा जाता है। अति शीतित द्रव क्यों कहा जाता है? कि जो पुरानी बिल्डिंग होती है उनमें कांच लगे होते हैं, खिड़कियां दरवाजों में कांच लगे हुए होते हैं, उन पर जब ताप की मात्रा बढ़ाई जाती है, जब ताप बढ़ता है अर्थात गर्मी की दिनों, वो कांच हमको बहता हुआ प्रतीत होता है, और बहकर के नीचे का सिरा उसका मोटा होने लग जाता है, उसकी सिरा हल्का हल्का पतला होने लग जाता है। अर्थात इन अक्रिस्टलीय ठोसों में प्रवाह का गुण पाया जाता है द्रवों की भांति। इन अक्रिस्टलीय ठोसों में द्रवों की भांति प्रवाह का गुण पाया जाता है, बहने का गुण पाया जाता है। इसी कारण इन्हें अति शीतित द्रव भी कहा जाता है। इन्हें अक्रिस्टलीय द्रव की भांति पूर्ण रूप से नहीं बहते हैं, बहुत अल्प मात्रा में बहते हैं, 0.00001% बहते हैं, मगर बहते तो हैं, इसलिए अति शीतित द्रव भी कहते हैं। अब आ गया क्या समझ में? बोलो भाई। ठीक, लिख दो, चलो नीचे लिख भी लो, इसी पॉइंट में नीचे लिख भी लो, मैं लिखा देता हूं। अक्रिस्टलीय ठोसों में लिख दो, अक्रिस्टलीय ठोसों में द्रवों की भांति, अक्रिस्टलीय ठोसों में द्रवों की भांति प्रवाह की प्रवृत्ति पाई जाती है। अक्रिस्टलीय ठोसों में द्रवों की भांति प्रवाह की प्रवृत्ति पाई जाती है, द्रवों की भांति प्रवाह की प्रवृत्ति पाई जाती है, परंतु द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है, परंतु द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है, परंतु द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। अतः इन्हें आभासी ठोस या अति शीतित द्रव, अतः इन्हें आभासी ठोस या अति शीतित द्रव भी कहते हैं। अतः इन्हें आभासी ठोस या अति शीतित द्रव भी कहते हैं। इस पॉइंट का उदाहरण लिखो, जैसे उदाहरण लिखेंगे, जैसे पुरानी इमारतों की खिड़कियां व दरवाजों के शीशे, जैसे पुरानी इमारतों की खिड़कियों व दरवाजों के शीशे, पुरानी इमारतों की खिड़कियों व दरवाजों के शीशे के निचले भाग, शीशे के निचले भाग मोटे होते हैं,
पुरानी इमारतों के दरवाजों, खिड़कियों के शीशों के निचले भाग क्या होते हैं? मोटे होते हैं। इसका कारण यह है कि कांच अत्यधिक मंद गति के कारण नीचे की ओर प्रवाहित होकर अत्यंत मंद गति के कारण नीचे की ओर प्रवाहित होकर निचले भाग को मोटा बना देता है। नीचे की ओर प्रवाहित होकर निचले भाग को मोटा बना देता है। निचले भाग को मोटा बना देता है। क्लियर है भाई अब तो सब? अब सब चीजें क्लियर है क्या? अतिशीतित द्रव, आभासी ठोस, बोलो। ठीक, अगला 4 पॉइंट लिखेंगे। अक्रिस्टलीय ठोसों में अक्रिस्टलीय ठोसों का नेक्स्ट बिंदु लिखेंगे। इन ठोसों को जब तेज धार वाले औजार से काटा जाता है, इन ठोसों को जब तेज धार वाले औजार से काटा जाता है, इन ठोसों को जब तेज धार वाले औजार से काटा जाता है तो ये अनियमित सतह वाले टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। तो ये अनियमित सतह वाले टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। कहने का मतलब इनमें जो विदलन गुण है वो नहीं पाया जाता है। विदलन गुण यहाँ पर नियमित नहीं होता है, अनियमित होता है। जबकि क्रिस्टलीय ठोसों में हमने देखा था तेज धार वाले औजार से काटने पर नियमित सतह वाले 2 टुकड़े बनते हैं, जबकि यहाँ पर अनियमित सतह वाले टुकड़े बनते हैं। क्लियर? ये बिंदु क्लियर? नेक्स्ट लिखेंगे इनके गलनांक अनिश्चित होते हैं। इनके गलनांक अनिश्चित होते हैं क्योंकि इनके गलनांक अनिश्चित होते हैं क्योंकि इन्हें गर्म करने पर पहले ये अर्ध ठोस अवस्था में आते हैं। तत्पश्चात ताप बढ़ाने पर धीरे धीरे पूर्णतः द्रवित हो जाते। इनके गलनांक क्या है? अनिश्चित। क्यों है? क्योंकि जब इन्हें गर्म किया जाता है
तो ये निश्चित ताप पर नहीं पिघलते हैं और अर्ध ठोस अवस्था में आएंगे पहले, पता भी नहीं चलेगा कि आधे ठोस हैं, यानी आधा द्रव और आधा ठोस, हल्के हल्के पिघलने लग जाते हैं बीच में, एक निश्चित गलनांक नहीं है क्यों। और उसके पश्चात ताप बढ़ाने पर, और जब ताप बढ़ाया जाता है तो पूर्णतः द्रवित हो जाते हैं। लिख लें भाई बिंदु को। लिख लिया क्या? कंप्लीट हो गया? ओके, और लिख दो, इनका शीतलन वक्र कैसा होगा? सतत होता है। सतत का मतलब अभी आपको बताया था मैंने, ये वाला ग्राफ टेम्परेचर और ये समय, इस तरह से पिघलते हैं, इस तरह से क्या होते हैं, पिघलते हैं, यानी सतत रूप से लिखा है देखो, गलनांक अनिश्चित, यानी गर्म करने पर पहले अर्ध ठोस में आएंगे, यानी कोई ऐसा बिंदु नहीं आएगा जिस पर दोनों अवस्थाएं विद्यमान हो, ठोस भी और द्रव भी, ऐसा बिंदु यहाँ पर प्रकट नहीं होता है। और ताप भी स्थिर नहीं रहता, मध्यम, लगातार पिघलते हुए चले जाते हैं या लगातार जमते हुए चले जाते हैं। कब? गर्म करने पर पिघलते हुए चले जाएंगे और ठंडा करने पर जमते हुए चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके गलनांक भी क्या है, अनिश्चित, इसलिए शीतलन वक्र कैसा होता है, सतत प्रकार का होता है। समझ में आ गया क्या? ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक, ये ग्राफ भी बना ले साथ में, ग्राफ भी बना ले भाई। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनका आकार व गलन उष्मा अनिश्चित होती है। आकार भी अनिश्चित होता है और गलन उष्मा भी अनिश्चित होती है। ग्राफ का क्या करना है, ग्राफ बनाना है, सतत वक्र है, कौन सा वक्र है, सतत वक्र, किसका गुण है, अक्रिस्टलीय ठोसों, इस तरह से सतत रूप से कमी आ रही है, देखो आप, ताप में कमी करने पर द्रव ठोस में सीधा बदल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, आकार व गलन उष्मा क्या होती है, निश्चित होती है। गलन उष्मा का मतलब पिघलाने वाली उष्मा क्या होती है, अनिश्चित होती है, क्योंकि जब जिनके गलनांक ही अनिश्चित है तो उनकी गलन उष्मा निश्चित कैसे हो, संभव ही नहीं है। इसलिए इनका आकार भी क्या है, अनिश्चित। क्यों? क्योंकि मैंने पहला पॉइंट ही लिखाया था आपको, यहाँ पर ये अनियमित होते हैं, नियमित पैटर्न नहीं होता है, लघु पराशरी व्यवस्था थी, कुछ समय ही नियमित था, उसके बाद बिखरे हुए पाए जाते हैं, इसलिए आकार और गलन उष्मा दोनों अनिश्चित होती है। और लास्ट पॉइंट इसका, ये समदेशिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये कैसे होते हैं, समदेशिक प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात भौतिक गुण जैसे, वही भौतिक गुण, अपवर्तनांक, भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, चालकता, उष्मा, अर्थात भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, चालकता, उष्मा, आदि के मान सभी दिशाओं में
एक समान प्राप्त होते हैं। समदेशिक का मतलब सभी दिशाओं में मान क्या प्राप्त होना, समान। समदेशिक समान मान किसमें, सभी दिशाओं में, क्या कहलाते हैं, समदेशिक प्रवृत्ति। ये समझ में आ गया क्या? ये बिंदु क्या सभी को समझ में आ गया? ठीक, मैं फिर भी समझा रहा हूं, डायग्राम से देखना आप। समदेशिकता का मतलब हम पढ़ रहे हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ये कोई अक्रिस्टलीय ठोस है, ये कोई अक्रिस्टलीय ठोस है, इसमें अवयवी कण जैसे बिखरे हुए, ये कोई अवयवी कण, ये कोई अवयवी कण, ये अवयवी कण, देखो इस तरह से बिखरे हुए हैं। ये विभिन्न प्रकार के अवयवी कण हैं जो इसमें क्या है, व्यवस्थित क्रम में नहीं है। बात समझ रहे हो क्या? ये विभिन्न प्रकार के अवयवी कण स्थल जालक में बिखरे हुए हैं, कोई नियमित पैटर्न नहीं है। अर्थात जब किसी अक्ष को इस दिशा से गुजारा जाएगा तो भी एक जैसे मान, इस दिशा से गुजारा जाएगा तो भी एक जैसे मान। क्यों? क्योंकि ये तो क्या है, बिखरा हुआ। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इनके भौतिक गुणों के मान सभी दिशाओं में, कोई सी भी दिशा ले हो, सब दिशाओं में एक जैसे ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि अवयवी कण कंप्लीटली कैसे हैं, अनियमित, बिखरे हुए हैं। समझ में आ गई क्या बात, कि क्यों इस गुण को समदेशिकता का गुण कहा जाता है? बोलो। ठीक, उदाहरण लिख दो इनके। उदाहरण, कांच, रबर, प्लास्टिक, कांच, रबर, प्लास्टिक, सेलोफेन, एक पदार्थ है भाई सेलोफेन, पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड बहुलक है, आप जानते हैं इससे पहले। पीवीसी, पीवीसी के पाइप बनाए जाते हैं, नाम लिख देता हूं मैं, पॉली वाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड। फाइबर ग्लास, फाइबर ग्लास, फाइबर ग्लास भी आप जानते हैं भाई, रेशा कांच जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, रेशा कांच। इसके अतिरिक्त पॉलीयूरिथेन और एक और लिख लो, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन ये भी एक प्रकार का बहुलक। ये सब उदाहरण किसके हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों के। हो गया? इनकी टेबल ये कंप्लीट है भाई। इनकी टेबल मैंने समस्त गुण लिखा दिए हैं, इनकी टेबल आप खुद बनाएंगे, सारे अंतर लिखा दिए। मैं आपको बनाना कैसे, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा उसका, जिसमें से आपको लिखना है उसको अंतर की टेबल, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। इसके अतिरिक्त समदेशिकता और विषम देशिकता का गुण भी मैंने आपको यहाँ समझा दिया है, इसलिए उसका भी मैं आपको फोटो भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, वहां से आपको वो पूरा उतारना है। समझ में